नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी विभागों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा, सरकार भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा समयबद्ध बना रही है। रेलवे ने पिछले वर्ष की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 42,370 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व संग्रह किया। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन के लिए आश्वासन देने वाला भारत पहला देश बना और लंदन में महिला 2020 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 27 रन से हराया। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन कर्मियों ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की और नवनियुक्तों के कौशल विकास के लिए कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल के महत्व को रेखांकित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार का एक प्रयास है। 2023 की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई। ये उन 71,000 परिवारों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आया है, जिनके सदस्य को सरकारी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये आयोजन सिर्फ सफल उम्मीदवारों में ही नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों में आशा की नई किरण का संचार करेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार गांवों में भारत नेट के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है, जिससे अधिक रोजगार सृजन के अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप्स की सफलता से वैश्विक स्तर पर देश के युवाओं की खास पहचान बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों से कहा कि वे नागरिक सेवा के मंत्र के साथ अपना कार्य पूरा करें। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ नवनियुक्त कर्मियों से बातचीत की। iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो बना है, उसका लाभ क्या हो रहा है आपको? सर, ये iGOT जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये खास तौर पर स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। यहाँ हम अपने जरूरत के हिसाब से कोर्सेज कर सकते हैं। यहाँ कोई भी स्टूडेंट्स फ्रीली ओपनली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हमारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं। सुप्रभा जी, अब जब आप बैंकिंग क्षेत्र में हैं, तो बैंकिंग की दुनिया में फिनटेक का महत्व बहुत बढ़ रहा है। कार्मिक और प्रशिक्षण राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी विभागों में 10 लाख पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र वितरित करना इस दिशा में एक और कदम है। आपके आदेश अनुसार डीओपीटी ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। पहले रोजगार मेले का आयोजन 22 अक्टूबर 2022 को हुआ, जहां आपके बटन दबाने से ही 75,000 नियुक्ति पत्र जारी किए गए। उसके ठीक एक महीने के उपरांत 22 नवंबर 2022 को दूसरा रोजगार मेला, जिसमें नियुक्ति पत्र जारी करने के साथ साथ एक और पहल की गई। आपने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ लॉन्च किया। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश के युवाओं को रोजगार के लाखों अवसर देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नई दिल्ली में रोजगार मेले में भाग लेते हुए श्री कुमार ने कहा कि सरकार ने लोगों को 10 लाख नौकरियां देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आश्वासन को पूरा करने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने नवनियुक्त कर्मियों से देश के विकास के लिए अपना योगदान देने का आह्वान किया। कोच्चि में रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र देते हुए उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर 88 कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मुंबई में रोजगार मेले में विभिन्न पृष्ठभूमि के 25 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। 10 सरकारी विभागों में 117 अन्य नवनियुक्तों को भी नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को रोजगार अवसर के साथ साथ नौकरियां भी उपलब्ध करा रही है।
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज गुवाहाटी में रोजगार मेले में नव चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई साहसिक पहल की हैं और इसके परिणाम स्वरूप भारत अब दुनिया का एक प्रभावशाली देश बन रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार आ रहा हूं शनिवार को रात 9:30 बजे अभ्यास प्रोग्राम में। विषय है दर्शन शास्त्र। आप जरूर सुनिएगा FM गोल्ड 100.1 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि रेलवे ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वर्ष अब तक 42,370 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व संग्रह किया है। श्री वैष्णव ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में रेलवे ने कुल 1,91,128 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया था। रेल मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि रेलवे ने चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से 71 दिन पहले ही ये उपलब्धि हासिल की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत कठिन समय में श्रीलंका के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने सक्रिय कदम उठाए हैं और किसी ऋणदाता की प्रतीक्षा किए बिना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीय गारंटी दी है। श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि भारत एक विश्वसनीय पड़ोसी और भरोसेमंद साथी है जो हर परिस्थिति में श्रीलंका का साथ निभाता है। श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेलआउट पैकेज प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। दोनों के बीच भारतीय मूल के तमिलों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर विचार विमर्श हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि त्रिंकोमाली एक महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र के रूप में उभरेगा और भारत इस तरह की योजनाओं में श्रीलंका का सहयोग करेगा। विदेश मंत्री ने घोषणा की कि दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा ढांचे पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। डॉक्टर जयशंकर की आज की घोषणा के साथ भारत श्रीलंका के ऋण के पुनर्गठन के लिए आश्वासन देने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर भी जोर दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय मूल के तमिलों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने पर भी बात की। डॉक्टर जयशंकर ने श्रीलंका की बहाली में भारत की साझेदारी पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए श्री विक्रमसिंघे को भारत आने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण भी पेश किया। कोलंबो से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं अहमद मोइन फारूकी। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने समय पर दी गई सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक आज केरल के तिरुवनंतपुरम में संपन्न होगी। 3 दिवसीय सम्मेलन में वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विभिन्न चर्चाएं आयोजित की जा रही हैं। आज बैठक के तीसरे और अंतिम दिन आयुर्वेद जैसे उपचार के पारंपरिक तरीकों के एकीकरण के माध्यम से कम लागत वाली उपचार सुविधाओं वाले देशों में आसान यात्रा को सक्षम करने वाली चिकित्सा मूल्य यात्रा को मजबूत करने और समग्र स्वास्थ्य देखभाल पर चर्चा हुई। प्रतिनिधि मंडल आज तिरुवनंतपुरम में सोमातेरम आयुर्वेद गांव का भी दौरा करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ, G20 देशों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ मैं मनोज। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 की कार्यशाला बेंगलुरु में चल रही है। कार्यशाला में सभी राज्यों के वन विभाग, संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठन, हितधारक, मीडिया और सामुदायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक 9 से 11 फरवरी तक बेंगलुरु में होगी। कार्यशाला में राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद सूचनाओं को दस्तावेज के रूप में संकलित कर अगले महीने G20 कार्य समूह की बैठक के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। भारत में G20 शिखर सम्मेलन के साथ साथ देशभर में युवा 20 शिखर सम्मेलन की तर्ज पर विज्ञान से जुड़े विषयों पर चर्चा के लिए S20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पहली S20 बैठक 30 और 31 जनवरी को पुद्दुचेरी में आयोजित होगी। अगली बैठकें अगरतला, लक्षद्वीप और भोपाल में आयोजित की जाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
दक्षिण अफ्रीका में 3 देशों की महिला T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में कल भारत ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 27 रन से हरा दिया। बफेलो पार्क में 148 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 120 रन ही बना सकी। कप्तान सनी लूस ने सर्वाधिक 29 रन बनाए। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 3 और देविका वैद्य ने 2 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 147 रन बनाए थे। दीप्ति ने 33 और यास्तिका भाटिया ने 35 रन बनाए। अपना पहला मैच खेल रही अमनजोत कौर ने 30 गेंद में 41 रन की पारी खेली। श्रृंखला की तीसरी टीम वेस्टइंडीज है। भारत सोमवार को वेस्टइंडीज के साथ रात 10:30 बजे से खेलेगा। ओडिशा में विश्व कप हॉकी में इस समय राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच जारी है। आज ही फ्रांस का मुकाबला अर्जेंटीना से, बेल्जियम का जापान से और कोरिया का जर्मनी से होगा। प्रतियोगिता में कल भुवनेश्वर में भारत ने वेल्स को 4-2 से पराजित किया। मध्यांतर तक भारत 2-0 से आगे था। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज MV गंगा विलास बिहार में भागलपुर पहुंच गया है। ये क्रूज बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ जाएगा। इसमें स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक सवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को वाराणसी से गंगा विलास को रवाना किया था। क्रूज 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा, जो दुनिया की सबसे लंबी यात्रा मानी जा रही है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना की झांकी में देश की समुद्री सीमा शक्ति प्रदर्शित की जाएगी। इस वर्ष झांकी में नारी शक्ति, आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मेक इन इंडिया योजना को दिखाया जाएगा। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय नौसेना की झांकी का विषय है युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, जोड़ने वाला और भविष्य की सुरक्षा करने वाला। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भारतीय नौसेना ने कहा कि इस बार लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में 144 नौसैनिकों का दल परेड में भाग लेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर भारतीय नौसेना दल का नेतृत्व करना उनका सपना था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की है। आज से शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन के अवसर पर हिंदू समुदाय को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में स्वतंत्रता के बाद से ही बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की नीतियों के अनुरूप देश में सभी धर्मों और समुदायों को अपने अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ आवामी लीग गैर सांप्रदायिक भावना से प्रेरित होकर कार्य करती है और धर्म व्यक्तियों के लिए, जबकि पर्व सभी के लिए सिद्धांत की पालन करती है। प्रधानमंत्री हसीना ने बताया कि देश भर में 2351 मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं का नवीकरण और विकास किया जा रहा है। सरकार ने इस कार्य के लिए 263 करोड़ टका आवंटित किए हैं। उन्होंने बताया कि 1600 मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं का नवीनीकरण और विकास कार्य पूरा किया जा चुका है। उत्तराखंड में पहाड़ी स्थानों पर बर्फबारी और मैदानी भागों में बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित है। चार धाम, चकराता, मसूरी, धनौल्टी, कपकोट, चौरीखाल और जोशीमठ में बर्फबारी हो रही है। बारिश और बर्फबारी के कारण राज्य में ठंड बढ़ गई है और पर्यटक तथा किसान इससे खुश हैं। देहरादून, उत्तरकाशी और चमोली में भारी बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले सप्ताह में उत्तर भारत में शीतलहर की कोई संभावना नहीं है। सोमवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश तथा आंधी तूफान की संभावना है। इसके बाद 24 से 27 जनवरी के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि दिल्ली में इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। सोमवार और मंगलवार को जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की गई है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मंगलवार को छिटपुट ओलावृष्टि हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी विभागों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा, सरकार भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा समयबद्ध बना रही है। रेलवे ने पिछले वर्ष की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 42,370 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व संग्रह किया। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन के लिए आश्वासन देने वाला भारत पहला देश बना। और लंदन में महिला T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 27 रन से पराजित किया। इसके साथ ही
दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।